हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो ये है टेस्ट विजन आईएएस का और आज है टेस्ट नंबर 22। तो 22 में एक पार्ट हो चुका है जिसमें कि 31 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं और आज उसके बाद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो देखिए इसका जो है पीडीएफ, जितना भी टेस्ट होता है उसका पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहीं पर आपको मिलेगा पीडीएफ इसका, और जो भी नोटिफिकेशन होता है सब वहीं पे दिया जाता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस पर मैगजीन चलाया जा रहा है जो कि विजन आईएएस का ही है, तो उसको भी देखिए। और जब तक एग्जाम आपका आएगा तब तक उसको पूरा कवर करा दिया जाएगा, तो आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए प्रैक्टिस आपको डेली करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का उतना ही आप इसके हैबिचुअल बनते जाएंगे और क्वेश्चन ऐसे ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत एकदम हलवा टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक हो चुका है, आज है क्वेश्चन नंबर 32। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की होती हैं। और दूसरा है, प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं जबकि हिमालयी नदियों में नदी विसर्प प्रवाह पाया जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखिए पहला कह रहा है कि हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मौसमी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए हिमालयी नदियाँ प्रकृति में बारहमासी होती हैं, अर्थात क्या होता है कि इन नदियों में पूरे वर्ष जल प्रवाह जो है बना रहता है और इन नदियों को मानसून और बर्फ पिघलने से जल प्राप्त होता है। ठीक है। और वही दूसरी ओर देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं तो वो केवल वर्षा से ही जल प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए क्या होती हैं, ये मौसमी होती हैं। और दूसरा कहता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः सीधे मार्ग का अनुसरण करती है और जबकि हिमालयी नदियों में नदी विसर्प प्रवाह पाया जाता है, इसीलिए देखिए बाढ़ वगैरह तो आता है हिमालय की तरफ से आता है। तो दूसरा कथन भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कर्क रेखा के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा पूछ रहा है, कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर? बताइए। देखिए मणिपुर को हटाइए, मणिपुर को हटाएंगे। देखिए ये मिजोरम होता है, मणिपुर नहीं होता है। ठीक है, मिजोरम होता है। तो चार जहाँ जहाँ है तहाँ तक हटा सकते हैं। पहला हट गया, दूसरा हट गया, चौथा भी हट जाएगा। मतलब कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कितने इसमें मिलते हैं भारत की जो राज्य हैं। देखिए सबसे पहले तो गुजरात मिल जाता है, राजस्थान मिल जाता है और MP मिल जाएगा। MP के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड को जे से लिखते हैं, JH से। झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कभी अगर ऐसे पूछ दिया गुजरात का कौन सा जिला, तो जस्सन। और राजस्थान में आपका हो जाएगा कालिंजर। मध्य प्रदेश में शाजापुर। छत्तीसगढ़ में सोनहत। झारखंड में कौन सा है? लोहरादगा। लोहरादगा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में कौन सा होता है? वहाँ पे होता है कृष्णानगर। और त्रिपुरा में उदयपुर है। और मिजोरम में सबसे लास्ट में तो है चंफाई। ठीक है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न पर विचार करिए, क्या बताना है इसमें है, देखेंगे। कहता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सुंदरवन, इंडो वर्मा, सुंडालैंड, तराई द्वार। कहता है उपयुक्त में से कितने भारत में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? केवल 3, केवल 4, केवल 5 या सभी 6? तो चलिए देखेंगे। इसमें से सुंदरवन और तराई द्वार इसको हटा देंगे। देखिए सुंदरवन और तराई द्वार जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सुंडालैंड जो है, सुंडालैंड है और इंडो वर्मा है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो जाएगा, इंडो और सुंडा। 3 4 यानी 4 हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 4 होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे अब। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। और दूसरा है, ये द्वीप अंतः समुद्री पर्वतों के जल सतह से ऊपर निकले हुए भाग या शिखर है। तीसरा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन तो कोई नहीं। 35 नंबर। आंसर करिए। 10 डिग्री चैनल पर है अंडमान और निकोबार, बिल्कुल सही बात है। ये द्वीप अंतः पर समुद्री पर्वतों के जल सतह से ऊपर निकले हुए भाग या शिखर हैं, तो ये भी ठीक है। तीसरा कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। सभी के सभी कथन सही है, मतलब ऑल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। थर्मोहेलाइन परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता और घनत्व में प्रचंडता से परिवर्तन करता है। दूसरा है, थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। तीसरा है, सतही महासागरीय जल की गति से ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम हस्तांतरण होता है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता और घनत्व में प्रचंडता से परिवर्तन करता है। पहला कथन गलत। इसमें देखिए, ठंडे सघन जल का नीचे की ओर संचरण होता है और यह एक बार जब सतह से हट जाता है तो इसका तापमान और लवणता अपरिवर्तित रहती है, इसलिए यह थर्मोहेलाइन परिसंचरण के अंग के रूप में संपूर्ण महासागर में संचरण करते समय एक जैसी विशेषताएं बनाए रखता है। चलिए दूसरा देखेंगे। थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया और ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती है, तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, थर्मोहेलाइन ये परिसंचरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के मध्य जल का प्रवाह धीमा हो जाता है और थर्मोहेलाइन जो है ये परिसंचरण के एक चक्र को पूर्ण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष। वही तीसरा कहता है कि सतही महासागरीय जल की गति से ध्रुवों तथा विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम हस्तांतरण होता है। क्या अधिकतम होता है? इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, महासागरीय धाराएं जो है ये पवनों से संचालित होती हैं और चूंकि इसमें केवल सतही जल शामिल होता है, इसलिए यह महासागर के आयतन के लगभग 10% भाग को प्रभावित करती है। हालांकि देखिए, गहरे जल की महासागरीय जल धाराएं ये जिन पर पवनों का कोई प्रभाव नहीं होता है, महासागर के अन्य 90% भाग में जल की गति को प्रभावित करती है। तो तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसमें डी। ठीक है, चलिए कोई कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, मूसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूसी नदी यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और दूसरा है, विशाखापत्तनम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 37 नंबर। चलिए देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, सही है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कहता है कि विशाखापत्तनम इसी नदी के तट पर अवस्थित है। दूसरा कथन गलत है। देखिए, जो हैदराबाद है ना, वह इस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा इसमें। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए दो देखिए। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, PMKSSY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा कहता है, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना है। और तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता है,
यह योजना मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यम, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य पालन श्रृंखला मूल्य श्रृंखला में संलग्न अन्य संस्थाओं को लक्षित करती है। कितने सही नहीं है इसमें से? कितने सही नहीं है? चलिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितने सही नहीं है वो बताना है। तो पहला कहता है यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या सही है? देखिए, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना जो है, ये को मंजूरी दी गई केंद्रीय मंडल द्वारा। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना तथा मत्स्य पालन से संबंधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना। और यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये केंद्रीय क्षेत्र उप योजना है, ठीक है, न कि केंद्र प्रायोजित। पहला कथन गलत। दूसरा कहता है इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना है, तो अभी तो बताया औपचारिक के लिए था, तो ये सही है। और तीसरा कहता क्या कहता है? तीसरा कहता है यह योजना मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यम, सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में संलग्न अन्य संस्थाओं को लक्षित करना है। तो ये भी कथन सही है, मतलब 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। तो कितने कथन गलत हैं? इसमें केवल एक कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया है? नीचे नदी का नाम दिया जाएगा, ऑप्शन में बताना है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह सिपकिला दर्रे से होकर बहती है। सिपकिला मतलब हिमाचल प्रदेश का। इसका मतलब तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सतलज के बारे में बात कर रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी। देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है, सतलज के बारे में बात कर रहा था ये, ठीक है, सतलज। यही क्या नाम है, यहाँ से राक्षस ताल से निकलता है चीन से, और ये पूर्ववर्ती नदी है जो कि पूर्व से आकर इधर जाती है पश्चिम में, और ये सिपकिला दर्रे से होकर बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, सतलज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भूगर्भिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। दूसरा है पी तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती है। तीसरा है एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन यह ठोस और गैसीय पदार्थ से गुजर सकती हैं। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला ही कथन गलत है। देखिए अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग जो है, एक मिनट, ठीक है, तो देखेंगे इसमें कहता है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है, ये इसकी जो भूकंपी तरंगे, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो भूगर्भिक तरंगों में धरातली तरंगे होते हैं, तो ये धरातली तरंगे में ये धरातल के साथ साथ चलती हैं, तो इसको ऐसा कहना तरंगों के वेग से अधिक होता है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये साथ साथ चलती हैं। दूसरा कहता है ये पी तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, तो ये दूसरा वाला सही है। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन ये ठोस और गैसीय पदार्थ से गुजर सकती हैं। तो पी तरंगे ठोस, तरल और गैसीय माध्यमों से होकर गुजर सकती है, मतलब तीनों से होकर गुजरती है ना ये। तो तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, मतलब पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। मतलब कितने कथन सही हुए? सिर्फ एक कथन सही हुए। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 41। वाइमर ट्रायंगल पद से तात्पर्य है ब्रिक्स देशों के लिए संवाद एवं सहयोग का एक मंच। दूसरा है सीमा पारी और यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन। तीसरा है परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता को अवशोषित करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण। चौथा है प्रशांत क्षेत्र में उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों वाला एक क्षेत्र। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 41। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है,
सीमापारी और यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर देखते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उष्ण केंद्र की उपस्थिति इनकी एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा है, ये स्थल और समुद्र दोनों इस क्षेत्रों पर उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन देखिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या तो ओनली 3। 42 नंबर। देखिए, उस केंद्र की उपस्थिति इनकी एक प्रमुख विशेषता है, पहला कथन गलत। दूसरा है, यह ये स्थल और समुद्र दोनों क्षेत्रों पर उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरा सही। तीसरा है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है, तीसरा भी सही। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। माउंट विसुवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, स्पेन, आइसलैंड या नॉर्वे? बताइए कहाँ पर है ये? तो ये है कौन सा? माउंट विसुवियस, ये है इटली में। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, इटली हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। भौतिक भूगोल के संदर्भ में प्रियरी सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रियरी, तो देखिए प्रियरी ये उत्तरी अमेरिका से है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, उत्तरी अमेरिका से। देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रियरी मैदानों का विकास रॉकी पर्वत की ऊंचाई में वृद्धि के साथ हुआ और ऐसा प्लेट विवर्तनिका के कारण हुआ जिसमें पृथ्वी की भूप्रपट्टी की कुछ छोटी प्लेटें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न पर विचार कीजिए। मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, रांची का पठार, उपयुक्त पठारों में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? केवल 3, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3? 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए भारत की व्यापक विविधताओं के आधार पर इसे निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों के विभाजित किया गया है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत, उत्तरी होता है और उत्तर पूर्वी पर्वत होता है। और उत्तरी का मैदान मतलब जो आपका यूपी बिहार का हिस्सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार जो नीचे का हिस्सा हो गया, और भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान के एरिया हो जाएगा, और तटीय मैदान हो जाता है। उसके बाद तटीय मैदान जो मतलब ऐसे होता है ना एरिया, तो ये तटीय मैदान जो हो गया। फिर द्वीप समूह जो हो जाएगा, जो लक्षद्वीप हो गया और वो हो गया अंडमान हो गया, तो उन सब का है। तो कुल मिला के इसमें देखेंगे कौन कौन हो जाएगा। मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, रांची का पठार, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, डी लगा देंगे 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ज्वालामुखियों का वितरण पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण के से समानता रखता है, और क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। कितने सही हैं इसमें से? तो इसमें कितने कथन सही हैं देखेंगे। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहा है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। ज्वालामुखियों का वितरण पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण से समानता रखता है, सही है। और दूसरा है कि ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर ही उत्पन्न होते हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें एक सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सार्वन आ गया, ओह सार्वन गोल्ड आ गया, चलिए ठीक है। एसजीबी सावरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दूसरा है, ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन सा सही है? बॉन्ड भारतीय स्टेट करेगा। केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। चलिए तो देखेंगे
पहला कथन कहता है कि ये सार्वजनिक गोल्ड बॉन्ड जो है, ये योजना भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सही है। ये स्टेट बैंक नहीं बल्कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सामान्यतः जलोढ़ मृदा में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु इसमें पोटास की कमी होती है। और दूसरा है, इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो चलिए देखिए, इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। देखिए, इसमें पोटास जो है प्रचुर मात्रा में होती है, किंतु फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की जो कमी होती है, तो फास्फोरस प्रचुर मात्रा में नहीं, बल्कि यहाँ पे उल्टा कर दिया पोटास और फास्फोरस को, इसलिए पहला कथन गलत हो गया था। और दूसरा है कि इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। दोनों क्या है, वो कथन को उलट पलट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49। पशु प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उस आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और दूसरा है, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से दलदली और कीचड़ युक्त भूमि पर पाया जाता है। और तीसरा है, जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। पशु प्रजाति, सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उष्ण आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सही है। दूसरा है, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से दलदली और कीचड़ युक्त भूमि पर पाया जाता है। तो ये भी सही है। और तीसरा है, जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफसीआई, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दूसरा है, इसकी मुख्य जिम्मेदारियों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री शामिल है। कितने सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित पर विचार करिए। पन्ना, अगस्तमलाई, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और डिब्रू सैखोवा उपयुक्त बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? बताइए। केवल दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पांच? बताइए। इसमें देखिए, डिब्रू सैखोवा नहीं है। ठीक है। डिब्रू सैखोवा, शेषचलम, कच्छ शीत रेगिस्तान, दिहांग दिबांग और मानस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। बाकी पन्ना, अगस्तमलाई, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, ये सब क्या है, बायोस्फीयर के पार्ट है इसमें। इसमें और भी हैं, जैसे सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नारी खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये सब क्या है, ये सब शामिल है। तो इसमें कितने हुए? 1 2 3 4, 4 हो गए, पाँचवा हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 52। कच्छ के सुरम्य रण के प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे से सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह भूंगा झोपड़ी, वास्तुकला, रोगन कला और स्थानीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस गांव का वर्णन किया गया है? मांडवी, बड़ा, धोडो या भून? तो ये हो जाएगा धोर्डो। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, धोर्डो। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में विचार करिए। मृदा का प्रकार और प्रमुख फसल। लेटराइट मृदा में क्या होता है? लेटराइट में
काजू होता है। पी टर्म दलदली मृदा में क्या होता है? तो इसमें धान की खेती हो जाएगी। रेंगल मृदा में क्या होगा? कपास हो जाएगा। तीसरा सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला AFR-100 प्रोजेक्ट है, क्या है यह? अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाली पहल, पश्चिम अफ्रीका में शांति बहाल करने के लिए तैनात किए गए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, या साहेल क्षेत्र में बंजर भूमि को पुनर्बहाल करने के लिए एक प्रोजेक्ट, या तो 2024 के अंत तक 1 मिलियन MSME तक पहुंचने के लक्ष्य वाली अफ्रीकी संघ की एक पहल। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाली है। AFR से नहीं दिख रहा है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 55। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, साइबेरियाई जलवायु में पाई जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत है। और दूसरा है, शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च हैं। तीसरा है, पेड़ों की पत्तियां छोटी मोटी चमड़े जैसी और सुई की आकार की होती हैं। चलिए बताइए कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। तो साइबेरिया जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी के सबसे समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां ये चीड़, देवदार, स्प्रूस और लार्च है, तो ये भी सही है। ये पेड़ों की पत्तियां छोटी मोटी चमड़े जैसी और सुई की आकार की होती हैं, तो ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वही दूसरा है, स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। कहता है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। क्या सही है? पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीयता के कारण स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में पाई जाने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका मतलब ये उत्तर का हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है इसकी बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र से निकटता के कारण स्टेपी प्रकार की जलवायु में मध्यम तापमान वाली ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु अधिक पाई जाती है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए पहला कथन गलत। दूसरा कहता है, स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा भी कथन गलत है। देखिए, स्टेपी जलवायु के क्षेत्र में समशीतोष्ण घास के मैदान है, और उत्तरी गोलार्ध में स्टेपी के प्रकार जो जलवायु यूरेशिया स्टेपी और महाद्वीपीय यूरोप में पाई जाती है, उत्तरी में, न कि दक्षिणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? दोनों के दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 57। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी और भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रॉपर्टी से मिलकर बनी होती है। और तीसरा है, भूप्रॉपर्टी के नीचे दुर्बल एवं उस मेंटल की गति के कारण प्लेट में संचलन होता है। कितने सही हैं इसमें से? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन है तो तीनों कथन। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1961 में नहीं, 1967 में किया गया था। पहला कथन गलत, तो दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, 2 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। चलिए देखेंगे 58 नंबर। कोशशीतोष्ण पूर्व सीमांत जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। और दूसरा है, यह मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी USA और
पराना पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती हैं। और तीसरा कहता है इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति मांस लाइकेन और सेज ही पनप सकते हैं। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए तीसरा क्या कहता है कि इस जलवायु में केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति मांस लाइकेन और सेज पनप सकता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए इसमें सूक्ष्म वनस्पति में मांस लाइकेन सेज टुंड्रा वनस्पति तथा आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु में पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाता है। यहाँ पे केवल शब्द यूज किया था, इसके लिए ये गलत हो गया। ऐसे कुछ वर्ड ध्यान देंगे तो पहला कहता है कि यहाँ निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। तो पहला कथन भी गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता भी थोड़ी अधिक बढ़ जाती है और वर्षा मध्यम स्तर से अधिक होती है तथा यह 25 से 60 इंच तक हो जाती है। तो दूसरा है कि यह मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएसए और पराना पराग्वे उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। तो ये सही है। कुल मिलाकर इसमें एक ही कथन सही है, बाकी दो कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और नदी दिया हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी, अयोध्या गोमती नदी, श्रीनगर झेलम और मदुरै कावेरी। कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो सभी चार। चलिए अयोध्या का तो बार बार नाम सुना होगा, सरयू नदी, सरयू नदी। गोमती कहाँ से आ जाएगा? तो पहला कथन तो दूसरा कथन तो गलत ही है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी पे है, ये सही है। वहाँ पे वो भी होने वाला है ना, महाकुंभ उज्जैन, और प्रयागराज में तो हो ही रहा है। श्रीनगर कह रहा है झेलम नदी पे है, क्या सही है? श्रीनगर झेलम नदी। और यहाँ पे मदुरै क्या कहता है? मदुरै कहता है कावेरी नदी, जो कि देखिए मदुरै है बैगई नदी पर तट पर अवस्थित है। तो चौथा भी कथन गलत हो जाएगा। दो कथन गलत, दो कथन सही है, मतलब कुल मिलाकर दो। अयोध्या वाला मदुरै वाला कथन गलत है, उज्जैन और श्रीनगर सही है। कितने कथन गलत हैं? तो दो कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओनली टू होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे आना है। अब देखिए विक्टोरिया झील, टांगानिका झील, मलावी झील या तुर्काना झील, या तुर्काना विक्टोरिया। अच्छा इसका नाम पढ़ लीजिए और अब इसको लगाइए, ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60, समय देता हूँ मैं कम से कम 20 सेकंड का। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें तुर्काना झील आएगा, जो कि उत्तरी केन्या में केन्याई भ्रंश घाटी में स्थित है। तुर्काना झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर टंगानिका झील, फिर मलावी झील। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अफ्रीका की झीलें सब हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों विचार करिए। नदी दिया है, जलप्रपात दिया है। नर्मदा, धुआंधार, सुवर्णरेखा, हुंडरू, चंबल, चूलिया और मांडवी दूध सागर कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक तीन चार, या एक दो तीन चार। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा सुमेलित है इसमें से? नर्मदा पे धुआंधार सही है, सुवर्ण पे हुंड्रो सही है, चंबल पे चूलिया सही है, मांडवी दूध सागर ये भी सही है। सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें, सभी के सभी कथन सही है। चलिए अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जा सकता है? बताइए।
ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की ओर गल्फ स्ट्रीम का अपसरण, या आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह, या तो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह का अपसरण, या तो इरमिंगर धारा और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह का अभिसरण। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। आगरा और दार्जिलिंग के एक ही अक्षांश पर अवस्थित होने के बावजूद यहाँ की वनस्पतियों में अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति में इस भिन्नता को निर्धारित करता है? भूमि और जल का वितरण, या समुद्र से दूरी, देशांतर में भिन्नता, या क्षेत्र की ऊंचाई? बताइए। तो देखिए, आगरा जो है ये मैदानी इलाका में है, दार्जिलिंग जो है वो ऊपर में है, तो क्षेत्र की ऊंचाई के आधार पर करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। आगरा देखिए मैदानी इलाकों में अवस्थित है और ऊंचाई के साथ में इसमें देखिए तापमान में वृद्धि हो जाती है, तो कुल मिला के इसमें ऊंचाई का ही फर्क है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी लगा देंगे। दार्जिलिंग जो है ये हिमालय की तलहटी में है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार उपयुक्त में से कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 है तो सभी 5 स्थल सीमा साझा करते हैं। कौन करते हैं? देखिए, भारत की स्थल सीमा में क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और उत्तर में फिर चीन को देख लेंगे, और फिर नेपाल देख लेंगे, भूटान देख लेंगे, और म्यांमार और बांग्लादेश देख लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चाइना भी हो जाएगा, नेपाल इसमें दिया नहीं है, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार दिया है, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका तो वो है ना समुद्री, चौथा हटा देंगे। कुल मिला के 1, 2, 3, 4 कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है। वैसे अगर देश के सीमा की लंबाई के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगता है? बांग्लादेश, फिर चीन, चीन के बाद फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल, नेपाल के साथ फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। वही अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होता है बचपन, BCPN, बचपन में BA, बचपन में BA। अगर ऐसे भी याद करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, इसका ऑप्शन नंबर सी था, केवल 4 है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। इसका PDF देखिए लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। PR एनालिसिस सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर 2024 लिखेंगे, लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तरी मैदान की कुछ नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, और दूसरा है, जब मुख्य नदियाँ कुछ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। उत्तरी मैदान की कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं, सही है। दूसरा कहता है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इसमें दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 66। सतलज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है और यह हिमालय में सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है। और दूसरा है, सतलज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नौहर तंत्र को पोषित करती है। और तीसरा है, रावी नदी सतलज के हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। कितने सही हैं? 1 और 2, ओनली 2, या 2 और 3, या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 66। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है और यह हिमालय में सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है, पहला सही। दूसरा है, सतलज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है, सही है। तीसरा है, रावी नदी सतलज से हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ब्यास नदी न कि रावी नदी है, हरिके बैराज के पास सतलज नदी से मिलती है। रावी नदी चिनाब की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2 होगा, ठीक है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा।
आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, और दूसरा है मालदीव और भारत लक्षद्वीप के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, और तीसरा है सैडल पीक लक्षद्वीप द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे, संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित होता है, सही है। दूसरा है मालदीव और भारत लक्षद्वीप के बीच, मतलब मालदीव और लक्षद्वीप के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, 8 डिग्री है, सही है। तीसरा कहता है कि सैडल पीक लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सैडल पीक, सैडल पहाड़ी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो इसी के साथ आज देखेंगे ये 67 क्वेश्चन हुआ है, इसको और जो है 68 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। देखिए यूपीएससी के टेस्ट में बहुत लोग कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इंग्लिश में लाइए, तो आप लोग के डिमांड को देखते हुए देखिए अगर हो सकता है तो कुछ 10 क्वेश्चन का सेट होता है, तो 10 क्वेश्चन का सेट इंग्लिश में बना के आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग उसको समर्थन देंगे तो इंग्लिश में भी आपको टेस्ट करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है लोगों का तो हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में बहुत कम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में अगर टेस्ट देना है तो एक टेस्ट मैं अपलोड करता हूँ, बताइए, रिस्पांस जैसा रहेगा वैसा ही किया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, PR नॉलेज सेंटर नाम है, और टेलीग्राम का भी लिंक है उसी नाम से, PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखेंगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं, जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए मैडम जो है कि उसमें मैगजीन करा रही हैं विजन IAS का, और वो मंथली वाला है। उसके बाद डेली टेस्ट हो रहा है, और इसमें NCERT की क्लास चलाया जा रहा है, क्लास 11th का है वो पॉलिटी का सेशन, और इसमें GS2 के लिए UPSC के मेंस के लिए भी पढ़ाया जाएगा, जो कि आप पूरा संविधान, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, और उसमें से इंटरनेशनल रिलेशन सारे इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।